फिर तो निकाले जा रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट से, क्या फिर ये एशियन बेल्ट से, यूरेशियन बेल्ट से, यूरोप से, हर तरफ से अमेरिका निकाला जा रहा है। फिर अमेरिका जा कहाँ रहा है? अमेरिका तो फिलहाल अपनी फौजें वगैरह नहीं निकालेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है ना। अभी भाई उनने थोड़ा सा MBS को धमकी दी। हाँ, एक चीज अमेरिका जो कर सकता है, अमेरिका इतना स्ट्रांग है सऊदी अरेबिया में कि वो वहां पे रिवोल्ट करा सकता है। वहां तख्ता पलट करने के लिए रिवोल्ट का काम अमेरिका किसी भी मोमेंट करा सकता है। और वो ऐसी मोमेंट होगी कि क्योंकि मीडिया में तभी खबर आती है जब फॉरेन मीडिया को पता है सऊदी अरब के रिलेटेड, तो सबसे पहले अगर रिवोल्ट होगा उसकी सबसे पहली खबर अमेरिकन मीडिया से आएगी और फिर वो दुनिया भर के लिए खबर बन जाएगी। फिर शाह वहां पे उस पर ढक्कन रखें, डब्बों में बंद करें, लेकिन वो खबर बाहर आई हो। रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट की चाबी भी अमेरिका के पास है। सऊदी को जो भी कोई डर है उनको तख्ता पलट होने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं कुछ जानकार लोगों से, ताकि आपको कुछ खबरों की और गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त एक मिडिल ईस्ट में एक नई किस्म की तब्दीली नजर आ रही है। वो ये कि अमेरिका के इजराइल के बाद सबसे नजदीकी ताल्लुक रखने वाला मुल्क सऊदी अरब, ऐसा लगता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में कुछ कुछ इख्तलाफात शायद पनप रहे हैं। और अभी ताजा इख्तलाफात की जो वजह नजर आ रही है वो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरब काफी अहम मुल्क है, इन्होंने फैसला किया है कि हर दिन 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल का प्रोडक्शन कम किया जाएगा। इससे अमेरिका नाराज है। अमेरिका का कहना है कि यह मॉस्को के कहने पर, मॉस्को के इशारे पर ऐसा हो रहा है। यूक्रेन जंग के दौरान यूरोप को, अमेरिका को बाकायदा एनर्जी की कमी और परेशानी का सामना है। ऐसे वक्त में ओपेक का यह फैसला, इसके बाद में बर्नी सैंडर्स जो वहां के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, उन्होंने इस हद तक कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि सऊदी अरब से फौजें वापस बुला ले। और अब जो बाइडेन की सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम ताल्लुकात को असरे नौ जायजा ले रहे हैं, ताल्लुकात का रिव्यू कर रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं माजिद हैदरी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रीनगर से, और वो काफी इन मुल्कों के हालात पर नजर रखते हैं। हमने अब से पहले भी उनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाया, आपने काफी पसंद किया है। माजिद हैदरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आपसे सवाल यह है कि ये इस बार जो कुछ इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, ये इख्तलाफात वाकईन सीरियस हैं या अब भी धमकी जैसी हालत है कि वो धमकी देंगे और ये फिर सीधे चलने लगेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही लव एंड हेट रिलेशनशिप पिछले कुछ महीनों से ऐसी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ये मामला जो है, जो ओपेक की तरफ से ऑयल पर, जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन पर जो कैप लगाया गया या ग्लोबल ऑयल सप्लाईज पर जो कैप लगाया गया, इसको हमें सिर्फ तेल के इससे मामले से नहीं देखने कि तेल की सप्लाई पे ये एक कैप है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। और क्योंकि कहते हैं ना कि वो हर कमाले राह जवाल, तो अमेरिका का क्योंकि जवाल शुरू हो चुका है, तो उसी जवाल के चलते ये सिम्टम्स अब आ रहे हैं दुनिया के सामने कि आज जो ऑयल पे कैप लगाया गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें ओपेक के ऑयल कैप के पीछे रशिया का हाथ है, और रशिया के डिसीजन के पीछे उनके जो वहां के दिग्गज हैं, व्लादिमीर पुतिन, उनका ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है, बेसिकली मैं उसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं देखता, मैं उसे रशिया और अमेरिका की लड़ाई देखता हूं, जिसमें कि अमेरिका के जो प्यादे हैं, नेटो कंट्रीज, जिनको वो हमेशा पिछले इतने 70 वर्षों से इस्तेमाल करता आ रहा है कि बस वो दुनिया में जहां पर उसने फसाद करना है, जंग करनी है, तबाही करनी है, उसके लिए इस्तेमाल किया। नेटो तो कहीं पर भी कभी कोई ह्यूमैनिटेरियन काम में तो नेटो हमने देखा नहीं वैसे एकजुट होकर काम करते। हाँ, तबाही करनी है किसी मुसलमान ममालिक में बिलखसूस, तो वहां के लिए वो आगे आगे रहते हैं, बिलखसूस में मुस्लिम कंट्रीज के लिए। तो ये जो
अमेरिका का जो मामला है, अमेरिका की और रशिया की जो जंग है, इसमें अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आ रहा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है? आप अभी देखिए, पहले ही अमेरिकन में एक सेंस ऑफ डिफीट है पिछले साल से, जो हमने पिछली दफा भी बात की थी कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को निकलना पड़ा और जो उनका मिडिल ईस्ट में जो उनने वहां पे हर जगह जंग बना के रखी थी, वहां वो यहाँ बदनाम हो रहे हैं या जलील हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उनके चलते अमेरिकन नेशन में एक वो कहते हैं ना, एक वो साइकोलॉजिकल एक आ चुका है उनके जहन में कि भाई हम कहीं ना कहीं हार रहे हैं। उसकी पहली हार का जो जो सिम्टम था वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया। उन्होंने कहा जी हम दुनिया भर में अपनी जो हम पुलिसिंग करते हैं भाई, हम किसी के मुल्क में जाके पुलिस वाला क्यों बने। तो वो जो पुलिसिंग का उनका कहना था, भाई अभी तक तो आप सारे जगह दारोगा बने थे, तब आपको कभी नहीं दिखता था, आप तो हर जगह जल्लाद बने थे, तब आपको कभी नहीं दिखता, तो अचानक क्यों दिखा? क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पे सिर्फ डिस्करेज नहीं हो रहे हैं, आप डिफीट सेंस कर रहे हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी तो तब पता था कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई है, कतार में ऑफिस खुला है, बातचीत होनी है, हमें ट्रूप्स विड्रॉ करने का दूसरा लफ्ज होता है शिकस्त मिलने वाली है, तो हमें वहां से निकलना है। क्योंकि कोई एंड में तो कोई पीस पैक तो हुआ नहीं आपके दोनों ममालिक के बीच में, जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो तो फाइनली भाग गए वहां से। तो ये बेसिकली रशियन गवर्नमेंट जो है, व्लादिमीर पुतिन क्योंकि स्पाई बैकग्राउंड से आते हैं, स्पाई मास्टर रहे हैं, तो उनको पता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे खेलना है। क्योंकि रशिया के साथ भी कोल्ड वॉर के दौरान काफी देर तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, और अब वो वॉरफेयर का जो मामला है वो अब अमेरिका की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो बाइडेन को डिफीट पे डिफीट मिलती जा रही है। ना उनकी सेहत जो देखी गई, जो कि उनकी सेहत में देखा गया, कभी वो उनको ठुड्डा लग गया, कभी वो बेहोश होने लगे प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, एक वो पहलू रहा। और दूसरा रहा कि जो सबसे बड़ा जो पिछले साल अफगानिस्तान का पहलू रहा, उसके बाद जी अब उनका यहाँ पे अलाइज उनके खत्म हो रहे हैं। अब उनने नया सोचा था कि हम यूक्रेन पे जाएंगे जी और यूक्रेन के थ्रू रशिया को दबाएंगे, वहां पर भी वो फेल हो गए। अब ग्लोबल जो, क्योंकि देखें दुनिया भर में जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स ये हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑयल है, या जिसे हम गैस कहते हैं इनमें वेस्टर्न नेशंस में। तो जो गैस का मामला है, सारा एनर्जी पर ही तो डिपेंडेंट है ना दुनिया। अब ऑलरेडी आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में, नेटो नेशंस में काफी एनर्जी क्राइसिस हुई रशिया के साथ जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई। तो अब जब एक इंसान के जहन में आ जाता है भाई मेरे को अपनी मर्जी के मुताबिक एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो वो उसके जहन पर बहुत बड़ा असर करता है। और ये असर जो है सिर्फ एक जहन पर नहीं है, ये कौमों पर पड़ रहा है। वेस्टर्न ममालिक नेशन नेटो के साथ जो ममालिक जुड़े हुए हैं, उनके लोगों पर अब ये इम्पैक्ट है कि क्राइसिस है। हमारे को आज गिन गिन कर, तोल तोल कर तेल भी खर्चना पड़ता है, गैस भी जलाना पड़ता है। तो एक वो कहते हैं ना एहसास कमतरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हुई है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो व्लादिमीर पुतिन का है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये जो एहसास कमतरी की बात आपने कही, ये बहुत अरसे के बाद ऐसा कुछ देखा जा रहा है। ये मुल्क जो अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ रहे थे, वो अब एक तरह से अलग अलग किस्म के क्राइसिस में, खासतौर पे ये जो जंग शुरू हुई फरवरी में, यूक्रेन जंग, उसके बाद कुछ हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसी भी कुछ सर्वेज आए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं कि असल में अब वेस्टर्न यूरोप को खासतौर पर अपना गुलाम बनाने का मकसद था अमेरिका का। तो ये जो दूसरे मुल्कों को तबाह करने वाली टीम थी, क्या उसी में से अब टूट फूट होनी शुरू हो गई है? जी, टूट फूट तो पहले ही दिखी थी जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई। तो आप देखें जो अमेरिका का खास एलाई जो वेस्ट में आता है वो इजराइल है और फ्रांस है और जर्मनी है, जो बड़े पावर्स माने जाते हैं इसके अलाइज में। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बैक स्टेप पे रहे। इजराइल कहीं पे भी एग्रेसिव मोड में डायरेक्ट रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आया। फ्रेंच सरकार ने खुद भी थोड़ा सा बताया कि नहीं, नेगोशिएशंस की जरूरत है, हम ऐसे बात करेंगे वैसा। हाँ, इंग्लैंड का थोड़ा सा एक अलग रहा क्योंकि वहां पे उनने जाना था, उनके प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हो रहा था। तो देखिए जो ये मेन जो फैक्टर्स है, इजराइल ने, देखिए आप, इजराइल ने कहीं पे भी एग्रेशन की बात रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की कहीं इन महीनों में नहीं की। बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने बात की जहां पर भी करी थी। फ्रांस का भी वही मामला रहा, बल्कि जर्मनी का भी बहुत हद तक वही मामला रहा। और जो इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी, वो कहीं पर रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। आपने खुद भी देखा, मैंने आपके चैनल पर भी काफी दफा देखा कि कैसे रशिया ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे उसको बाईपास किया।
तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे वो बाईपास हुए। फिर ऑयल का मामला था कि जी रशिया का ऑयल कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि रशिया भी बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है। रशिया के ऑयल का ऐसा हुआ, रशिया ने बोला हम कम कीमत पे बेचेंगे, तो रशिया का तेल तो सऊदी अरब ने भी खरीदना शुरू किया, और सऊदी अरब ने अपना ठप्पा लगा के आगे बेचा वो ओपेक के थ्रू फिर से तेल। इंडिया ने देखो बोला नहीं भारत जी हम तो, भारत भारत ने भी खरीदा इसी तरह इंडिया से। इंडिया मैं वही मैं कह रहा, इंडिया ने कहा नहीं भाई हमारे को तो अच्छी कीमत पे मिल रहा है, हम रशिया से ही क्यों ना खरीदें। तो एक कन्फ्रंटेशन शुरू हुई, लेकिन कन्फ्रंटेशन की वजह क्या थी? कन्फ्रंटेशन की ये वजह थी कि इन सब ममालिक ने क्यों सोचा कि हम कन्फ्रंटेशन लेंगे। इनने देखा भाई इस सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर को, उसको हमने हरा दिया जिनके नाम को पास कोई अमेरिकन वो वेपन्स थे, जिसकी तस्करी के लिए, जिसके डीलिंग के लिए, जिसके ट्रेड के लिए अमेरिका सुपर पावर है आज की डेट में। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सुपर पावर को हरा दिया। तो हम इस सुपर पावर के धौंस में क्यों रहे? आज की डेट में भी पता चला कि जो जंग है, अगर तालिबान ने वो जंग जीती, वो जज्बे से जीती। उनके पास तो ना कोई F-16 था, ना कोई F-15 था, ना कोई एटम बॉम्ब था, ना न्यूक्लियर बॉम्ब था, कुछ भी नहीं था वैसा। वो एवॉक्स प्लेन नहीं था, राडार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वहां पे तो बेसिकली अमेरिका के खिलाफ वहीं से तो रेजिस्टेंस शुरू हुई। अब हम बात ये इसलिए नहीं करते क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में ये बात सामने आती नहीं है, लेकिन हकीकत तो वही है ना, वो चींटियों के पर भी तब से निकल आए जब से अमेरिका की डिफीट हुई। और फिर आप देखें, जो इनका मिडिल ईस्ट में जो इन्होंने तबाही मचाई थी, वो सीरिया हो, या उससे पहले लीबिया हो, या उससे पहले इराक हो, या कि जो यमन पे बमबारी में इनका सऊदी अरब के साथ हाथ रहता, तो हर जगह जब इनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, इतने साल से अमेरिका अमेरिका ईरान के साथ कहीं भी आमने सामने वो जंग के माहौल में आ नहीं पाया। शिकस्त पे शिकस्त आ रही है। और जो नया ग्लोबल पावर बना, देखें आप, हम आज बात कर रहे हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के जो रिलेशंस हैं, आज तो बेसिक मामला वही है कि इसने, जो बाइडेन ने कह दिया जी वील रिकंसिडर द रिलेशंस। और उनकी एक डेमोक्रेट इसने बताया कि हम फ्रीज कर देंगे, उसने लफ्ज का इस्तेमाल किया, फ्रीज द रिलेशंस विद सऊदी अरब, स्पेशली जो कि हथियारों का जो मामला है, हथियारों का जो, क्योंकि सऊदी अरब मुझे लगता है सबसे बड़ा दुनिया में कंज्यूमर है अमेरिकन वेपन्स का, और पिछले जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सऊदी अरब और अमेरिका का जो बेसिक रिलेशन रही है वो हथियार की रही है। तो इसमें सारे में चेंज जो आई है ना, वो चेंज हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। वो चेंज किसने लाई है? उस चेंज में जो बहुत बड़ा हाथ है, जो कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहा है, वो चाइना का है। अब आप कहेंगे चाइना का कैसे? देखिए, कोई भी चीज एनालाइज करने के लिए उस पर फैक्ट्स और फिगर्स और लॉजिक पे बात होती है। अब देखिए 30 साल में चाइना और सऊदी अरब की ट्रेड रिलेशंस कैसी बनी है। 400 मिलियन 1990 में चाइना का सऊदी अरब के साथ ट्रेड था, और आज की डेट में वो 80 बिलियन से भी ज्यादा है, 87 बिलियन के करीब आज की डेट में उनका एनुअल ट्रेड है सऊदी का चाइना के साथ। चाइना के लिए बहुत बड़ा मार्केट है सऊदी अरब। अच्छा, उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो कि चाइना में हो रही है, सऊदी अरब सबसे बड़ा कंपटीटर है चाइना में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जो उन्होंने, चाइना ने अपनी नई ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई उसके बाद। फिर उसके बाद आप देखिए, सऊदी के तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर, 80% ऑफ ऑयल जो है, जो चाइना की रिक्वायरमेंट है, वो सऊदी अरब से पूरी होती है। तो ये चीज तो हम भूल जाते हैं ना कहीं ना कहीं। फिर आप देखें जो BRI का जो बिल्ड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसमें भी आप देखिए वो सारा मिडिल ईस्ट से जा रहा है। तो ऊपर से जा करके एक तरफ से तो इनका पाकिस्तान के थ्रू जो वो रास्ता जा रहा है सिल्क रूट का, और दूसरा सिल्क रूट जो इनका पूरा मिडिल ईस्ट से जा रहा है पूरे रास्ते में। तो 100 के करीब, मुझे लगता है अभी तो 100 के करीब चाइना बता रहा है कि हमारे साथ मुल्क उसमें जुड़ रहे हैं इस इनिशिएटिव में। तो जो सारे मामलात हैं, चाइना की सऊदी के साथ बहुत अच्छी रिलेशन है, लेकिन उसमें एक ही चीज नहीं थी चाइना की सऊदी के रिलेशन में, वो था हथियार। जो सऊदी अरब हथियार इंपोर्ट करता है, सऊदी अरब अपने 90% ऑफ द वेपन्स जो हैं वो अमेरिका से खरीदता है। चाइना से वो छोटे मोटे हल्की फुल्की चीजें खरीद रहा है, जैसे आजकल ड्रोन वगैरह ज्यादा बिकते हैं, तो उसमें चाइना का मार्केट है, चाइनीज पिस्टल है उसमें मार्केट है। लेकिन जो मेन वेपनरी जो है, और जो वेपन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अमेरिका का है। तो वहां पे चाइना की कंपैटिबिलिटी नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है, जो अभी आज के दौर में लग रहा है, कि कहीं ना कहीं जो चाइना का भी प्रॉमिस है कि जी मैं 2030 तक मैं ग्लोबल इसमें वेपन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनूंगा, तो वो लेकर के मामला ऐसा बन रहा है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब की डिपेंडेंसी अमेरिका पे कम हो रही है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जो सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनका जीना मरना अमेरिका के संग है। क्योंकि अमेरिका का इतना डीप रूटेड इन्वेस्टमेंट है, वो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट हो, स्पाई इन्वेस्टमेंट हो,
या कि जी जो हमारा होता है जी ये जो वेपन्स का बेसिकली डिफेंस सिस्टम का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा अमेरिका कंट्रोल्ड है। अमेरिका का हर चीज पे रिमोट कंट्रोल है सऊदी में, सिर्फ सरकार चलाने में नहीं, अलसौद पे नहीं, उनके जितना भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा अमेरिका के कंट्रोल में। तो सऊदी उतना ज्यादा इन पे ये अभी नहीं दिखा सकेगा, दोष नहीं जमा पाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उन्हीं पर है। और देखिए एक चीज हम आप समझेंगे शायद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात है। देखिए हथियार जो भी कोई अमेरिका सऊदी अरब के पास है, अमेरिका के हैं, अमेरिका की फौजें हैं वहां पे, ट्रेनिंग उनको अमेरिका देती है, डिफेंस नेटवर्क का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी राडार टेक्नोलॉजी है, मिसाइल सिस्टम है, वो सारा अमेरिका चलाता है। आपके सीसीटीवी नेटवर्क है, सारा सऊदी में अमेरिका चलाता है। एक एक दुकान के बाहर भी जो सीसीटीवी लगे हैं वो भी अमेरिकन कंपनीज के थ्रू कनेक्टेड है। तो जब आपका सारा कुछ अमेरिका पे डिपेंडेंट है भाई, कहीं अमेरिका के पास कोई ऐसा बटन तो नहीं कि वो सब चीजें उल्टी चलनी शुरू हो जाएंगी। वो मिसाइल आपने किसी और मुल्क पे चलाना हो तो आपके मुल्क पे आ जाए, वो जो आपके फौजी हैं वो आप ही के खिलाफ बात कर ले, उस चीज की पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका का एलाई पाकिस्तान भी रहा है काफी देर तक, अभी फिर से उनकी रिलेशंस इंप्रूव हुई हैं कुछ एक दो महीने से। तो जब उसामा बिन लादेन को मारने के लिए वो गैरीनिमो फोर्सेस गई अमेरिका की गई, तो सारा पाकिस्तान का राडार सिस्टम बैठ गया, उस टाइम अचानक से बैठ गया। वो उसमें कौन सा खुदाई करिश्मा था कि वो सारा बैठ गया। तो कहीं ना कहीं जहां पे डिफेंस आपका किसी मुल्क पे डिपेंडेंट होता है तो वो मुल्क जानता है कि हमें उस डिफेंस को कैसे टेम करना है, और अमेरिका ने वो उस टाइम एबटाबाद के मामले में दिखा दिया था। तो सऊदी के मामले में भी अमेरिका को बिल्कुल आराम से दिखा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, क्योंकि अब सऊदी अरब की पॉलिसी है इस एमबीएस की कि जी हमें जो सऊदी इकोनॉमी है वो हमें बिल्ड करनी है बियॉन्ड ऑयल एंड बियॉन्ड दिस फ्यूल, हमारा जो मेन रिसोर्स है। तो उसमें लेकर के उसका हर पहलू से उसका जो मेन जोड़ीदार सामने आता है वो चाइना होता है, जो कि आज तक साइनो सऊदी रिलेशन है वो एक हिडन रिलेशन है। लेकिन आप जब उस पर गौर करेंगे, जब आप उनकी इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे, आप उनकी बीआरआई रिलेशन देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिलेशन देखेंगे, ऑयल की रिलेशन देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं भाई, अमेरिका से ज्यादा बड़ा दोस्त आज सऊदी अरब का चाइना है। और कहीं ना कहीं चाइना का और रशिया का इसमें हाथ है कि जो मामला इस वक्त सऊदी के अमेरिका के साथ बन। ये बहुत ही अहम पहलू है जो आपने बताया, चाइना और सऊदी अरब के बीच बढ़ते ताल्लुकात। अच्छा, इसमें क्या कहीं वो जो एक दूसरा प्रोसेस चलाने की कोशिश की जा रही है या चल रहा है, वो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन वाला मामला, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा सऊदी अरब के रूस और चीन की तरफ बेहतर ताल्लुकात करने के साथ साथ, या वो उस तरफ चलता रहेगा, यानी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक चलता रहेगा? जी देखिए, ओवरटली कोवर्टली सऊदी की सरकार या यूए की सरकार के इजराइल के साथ हमेशा बहुत अच्छे रिलेशन रहे, ऐसा कभी नहीं रहा है कि वो खराब रहे। हाँ, अब क्योंकि एक चीज एमबीएस भी जानते हैं वहां पे कि सऊदी में कुछ वॉइसेस ऑफ डिसेंट शुरू हो गई हैं, जो कि वो चाहती हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो ये इस्लामिक मुल्क है तो ये इस्लामिक ममालिक की ही तरह चले, जिसपे कि अब रिजेंटमेंट वहां शुरू हुई। आप देखिए खबर तो कभी कभार कोई अमेरिकन मीडिया से ही बाहर आती थी, तो उस पर समझ आता था उन खबरों से कि जैसे इन्होंने एक वक्त में 5,000 इमाम वहां पे बदल दिए, पिछले 10 साल में एक ही वक्त में 5,000 इमाम सऊदी अरब में बदल दिए, क्योंकि उनको लगा कि जो वो दीन की आइडियोलॉजी बता रहे हैं वो शाह के साथ कोइंसाइड नहीं होता। हालांकि दीन तो वो भी बता रहे थे, लेकिन उनको वो वाला इस्लाम का पहलू चाहिए वो जो शाह के साथ वहां पे वक्त के शाह के साथ मैच करता हो। उनका तो सऊदी का, मैं तो हमेशा कहता हूँ, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनके सऊदी अरब का जो मामला है दीन को प्रोपोगेट करने का या दीन को वहां होस्ट करने का, वो दो ही तरीके का है, या तो वो अमेरिका पसंद इस्लाम है या इजराइल पसंद इस्लाम है। इस्लाम पसंद इस्लाम, कुरान पसंद इस्लाम, सऊदी अरब के लिए वो चीजें मैटर नहीं करती। उनके लिए जो अमेरिका पे उनकी डिपेंडेंसी है उसी के रिलेटेड उनका इस्लाम का सिस्टम रहा है, और उसी वजह से उनने एक ही अरसे में 5,000 इमाम वहां पे बदल दिए, और नए वहां पे उनने अब उसमें अपनी तरफ से रॉयल डिक्री लाई कि जी आपका जो ये होगा, हिसाब होगा जुमा के दिन फतवा देने का भी, तो ये सॉरी जो जुमा के दिन आप खुतबा देते हैं तो उसके लिए भी आपने डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट बनाई है। इतना ज्यादा देखिए अमेरिकन मीडिया ने बताया, सऊदी का ऐसा एक वहां पे इन्फ्लुएंस बना था कि ये तो मैंने इसमें थी जी, अमेरिका के एक बड़े पेपर में स्टोरी आई थी, पूरा रिसर्च बेस्ड के नोजबिल्ला रोज़ा पाक को वहां से शिफ्ट करने का भी सऊदी गवर्नमेंट का एक प्लान था अमेरिका के साथ।
ये तो बाज़ाब्ता इस पे रिपोर्ट्स आई थी सामने, अब हुआ नहीं, फिर सऊदी ने कहा जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, क्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मामला हमेशा रहा है। तो ये कहना जी इनसे नाराज थे, वैसा कुछ नहीं था। अब क्योंकि सऊदी के इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा उनको लग रहे हैं टुवर्ड्स चाइना एंड टुवर्ड्स रशिया, और उसमें एक खास बात जो है वो टर्की का फैक्टर है। रशिया और चाइना दोनों टर्की के साथ अच्छी रिलेशंस बना रहे हैं, इतनी अच्छी रिलेशंस बना रहे हैं कि टर्की जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के पैरेलल अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो अब सऊदी अरब को लग रहा है कि मैं शायद कहीं ग्लोबली आइसोलेट हो रहा हूं, और अगर अमेरिका कमजोर पड़ रहा है तो भाई मेरा फिर सहारा कौन रहा? अल्लाह की तरफ से उनका वो नहीं है ना कभी सोचने वाला कि भाई अल्लाह सहारा है। जब उनका अमेरिका का सहारा जा रहा है, अमेरिका डूब रहा है, तो हमारा अगला सहारा कौन है? तो एमबीएस उसी स्ट्रेटेजी पर सोच रहा है कि हमारा जो इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा अमेरिका है, अगर अमेरिका का चराग इस वक्त कम होता जा रहा है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कौन है? हमारे को चाइना का सपोर्ट चाहिए होगा, हमें रशिया का सपोर्ट चाहिए होगा सर्वाइवल के लिए इन द मिडिल ईस्ट और इन द एशियन रीजन। तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट अब चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनके इंटरेस्टों की जो बड़ी जो वो चाबी है वो डिफेंस नेटवर्क पे रहेगी जो सऊदी में है। तो ये बहुत ही अहम बात है 5,000 इमामों के बदलने की। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हरम के एक इमाम को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया, बल्कि वो गायब हो गए कि उन्होंने कतर के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दुआ कर दी थी कि दो बरादर मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। उस दुआ के करने पर उनको सजा दी गई और हटा दिया गया। आज तक मालूम नहीं है वो कहाँ हैं। इसके अलावा सुदैस जो इमाम हैं हरम के, उन्होंने एक जुमे के खुतबे में इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बाकायदा वकालत की। तो ये इमाम हुकूमतों के जरिए चलाए जाते हैं और हुकूमत की पसंद के खुतबे देते हैं, ये बात कई बार सामने आ चुकी है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें समझना चाहता हूं इसी मिडिल ईस्ट के मामले में। इजराइल ने अभी हाल ही में कहा है कि वो उन मुल्कों के साथ जिनके साथ उसके ताल्लुकात नॉर्मल हुए हैं, ये अभी जिनका ऐलान हो चुका है, यूएई, बहरीन, उनको वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। और उससे पहले इजराइल ने यह भी कहा था कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं अपने अरब साथी मुल्कों को। तो क्या कुछ लगता है कि एक तरफ वेस्ट बैंक में मुसलसल जो जो फिलिस्तीनी हैं वो हमले बढ़ रहे हैं उधर से, इधर यहां ये ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ है? मतलब पावर बैलेंस किस तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए, न्यूक्लियर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बताया। देखिए, जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहां के एक मिनिस्टर का भी मैंने बयान पढ़ा था फॉरेन मीडिया में कि दे हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट, और उनकी न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट थ्रू चाइना चल रही है। चाइना उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहे हैं हम वहां यूरेनियम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेसिकली वहां पे कुछ ना कुछ न्यूक्लियर डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है सऊदी अरब में, और वो चाइना चला रहा है। अब क्योंकि देखिए इजराइल क्या है, इजराइल एग्रेशन की बात करता है, लेकिन इजराइल एग्रेशन में खुद सामने नहीं आता सिवाय कि जो वो फलस्तीन में होता है। अभी हमने बात अभी इसी डिबेट में की जो यूक्रेन के साथ जो अमेरिका की जंग है रशिया के साथ, वहां पे आप देखें कितना वो वो कहते हैं ना लिमिटेड जो नपे तुले अल्फाज हैं वो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का ये कहना है कि डायरेक्ट उसकी न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सऊदी में होगी वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना के ऑलरेडी स्टेक्स वहां पे आ चुके हैं न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट में। तो चाइना कभी भी इजराइल को उस मामले में आगे बढ़ने नहीं देगा। सऊदी की डिपेंडेंसी इकोनॉमिक तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि एशियन रीजन के साथ चाइना के साथ ज्यादा बढ़ चुकी है, रशिया के साथ ज्यादा बढ़ चुकी है, और क्योंकि टर्की की मैंने आपसे बात की, टर्की के साथ बढ़ चुकी है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सऊदी इनिशिएटिव का काम कर रहा है। अदरवाइज जो इजराइल का मामला है, जो वो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो सऊदी के साथ पॉसिबल हो पाएगी जब वहां चाइना की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपको क्या लगता है अमेरिका कितने दिन, कितने बरस, कितने साल में मिडिल ईस्ट से रुखसत हो जाएगा? चूंकि ईरान के रेवोल्यूशन के बुनियादी मकासद में और उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है, उनका कहना यह है कि जब तक गैर मुल्की 10,000 किलोमीटर दूर से आने वाली फौजें यहां पर हैं तो यहां इस खित्ते को चैन नहीं मिल सकता। हालात आहिस्ता आहिस्ता बनते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसी सूरत बनेगी कि जैसे अफगानिस्तान से फरार हुए, यहां से भी जाना पड़ेगा?
देखिए अभी तो वो जाएगा नहीं है, ये वो कहते हैं ना गीदड़ भपकियां हैं वो अमेरिका की वही है अभी, कि हम फोर्सेस निकालेंगे वैसा कोई सिचुएशन बनेगी नहीं। अगर ये वहां से भी निकाल लेंगे, आप देखिए ना, अगर ये वहां से भी अपना निकालेंगे तो इनका तो फिर एक हिसाब से पूरा डिफीट ही हो रही है ना। फिर तो निकाले जा रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट से, क्या फिर ये एशियन बेल्ट से, यूरेशियन बेल्ट से, यूरोप से, हर तरफ से अमेरिका निकाला जा रहा है। फिर अमेरिका जा कहाँ रहा है? अमेरिका तो फिलहाल अपनी फौजें वगैरह नहीं निकालेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है ना। अभी भाई उनने थोड़ा सा एमबीएस को धमकी दी। हाँ एक चीज अमेरिका जो कर सकता है, अमेरिका इतना स्ट्रांग है सऊदी अरेबिया में कि वो वहां पे रिवोल्ट करा सकता है। वहां तख्ता पलट करने के लिए रिवोल्ट का काम अमेरिका किसी भी मोमेंट करा सकता है। और वो ऐसी मोमेंट होगी कि क्योंकि मीडिया में तभी खबर आती है जब फॉरेन मीडिया वो बताए सऊदी अरब के रिलेटेड, तो सबसे पहले अगर रिवोल्ट होगा उसकी सबसे पहली खबर अमेरिकन मीडिया से आएगी और फिर वो दुनिया भर के लिए खबर बन जाएगी। फिर शाह वहां पे उस पर ढक्कन रखें, डब्बों में बंद करें, लेकिन वो खबर बाहर आई होगी। रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट की चाबी भी अमेरिका के पास है। सऊदी को जो भी कोई डर है वो उनको तख्ता पलट होने का। देखिए जो वो इतनी इनकी इन्वेस्टमेंट है, अपने नाम की इन्वेस्टमेंट, काम की हर चीज में, सऊदी अल सौद फैमिली हर चीज में, तो सऊदी अरब में तख्ता पलट होने के जो एप्रीहेंशन रहे हैं, जो 1979 से हमने जहीमल अल अतैबी के टाइम देखा है कि जब उसने अक्टूबर में वहां पे रिवोल्ट कर दिया था खाने काबा में जाके, तो तब से सऊदी सरकार को, सऊदी हुक्मरानों को पता है कि हमारे पास कभी भी रेबिलियन हो सकता है। और छोटे छोटे रिवोल्ट तो होते रहते हैं। आप देखिए ना कितने लोगों की वहां एग्जीक्यूशन होती है, और सबों की एग्जीक्यूशन, जो जिनको फांसी दी जाती है, गर्दन काटी जाती है, तो उनका सिर्फ क्राइम कोई कत्ल करना या रेप नहीं होता है। उनका कहीं ना कहीं वो वॉर अगेंस्ट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन के तौर पे उन्हें उनकी गर्दनें काटी जाती है। तो छोटे मोटे आइसोलेटेड रिवोल्ट तो होते रहते हैं वहां पे। लेकिन जो बड़े पैमाने का, जैसे अरब स्प्रिंग अमेरिका ने नाम दे दिया था, अगर अरब स्प्रिंग टाइम सऊदी अरब में अमेरिका चाहे तो अमेरिका बिल्कुल कर सकता है। और ये चीज सऊदी अरब भी जानता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सीसीटीवी जो किसी दुकान और डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर भी है, वो अमेरिकन फर्म ने लगाया हुआ है। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी सारा अमेरिकन कंट्रोल है। तो अमेरिका जिस दिन चाहे, अगर उसने चाबी पलटी, तो सऊदी अरब में रिवोल्ट हो सकता है। क्योंकि आप देखें ईरान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ईरान में जो अभी आज के डेट में जो बहरान है, वो सिर्फ एक खातून की हलाकत पे नहीं, जो मुबैना तौर उसकी कस्टोडियल, जो कोट अनकोट कहा जा रहा है कस्टोडियल किलिंग, उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, और वो ऑलरेडी मल्टीपल ऑर्गन्स की मरीज थी। तो उसकी किस वजह से मौत हुई और वहां उसे किसने मारा अभी वो पता नहीं। लेकिन जो वहां रिवोल्ट हो रहा है सड़कों पे, भाई किस चीज पे हो रहा है रिवोल्ट? पर्दा अब इस्लाम का, इस्लामिक ममालिक का हिस्सा है, तो आप के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हो या ईरान के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हो? तो वहां जो कंफ्यूजन है वो सारा जो मैनेज कर रहा है, जो इस वक्त स्टेज किया जा रहा है वहां, वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूरी दुनिया जानती है वो अमेरिका स्पॉन्सर्ड है इस वक्त वहां पे। तो जब अमेरिका अपने दुश्मन मुल्क में ये चीज कर सकता है कि उसकी वहां पे उसकी ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट है कि जो वो मोबिलाइज कर सकता है अपने ये आइसोलेटेड रिवोल्ट, क्या क्या, तो क्या वो सऊदी अरब में नहीं कर सकता, जो उसका दोस्त और जहां उसकी इतने साल, हर साल की सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक इन्वेस्टमेंट रही है? तो अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है। उसने सऊदी अरब में, जब भी सऊदी अरब को कमजोर करना है, वो वहां एक रिबिलियन करा देगा, और वो अल सौद खानदान का भी एंड होगा, और शायद अरब स्प्रिंग होगा। जो हाल लीबिया का हुआ, जो हाल इराक का हुआ, वही हाल सऊदी अरब का होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो किसी भी वक्त हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक से ज्यादा बार ये बात कही थी कि मैं सऊदी अरब के बादशाह को बहुत चाहता हूं, एक बात। दूसरी बात यह कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का पैसा देना चाहिए, इसलिए कि अगर हम 2 हफ्ते भी उनकी सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो इनकी सरकारें गिर जाएंगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कई बार कही है। तो वो सरकार गिराना, बिगाड़ना, बनाना सब जानते हैं। और आपने जो बात एप्रीहेंशन जताई कि वो रिवोल्ट भी करा सकते हैं, तख्ता पलट भी करा सकते हैं, जाहिर है कई मुल्कों में फौजियों को खड़ा किया गया, मिस्र में भी किया गया, और लीबिया में भी अभी तक खलीफा हफ्तार को खड़ा किया हुआ है। तो कहां कहां किस किस को इस्तेमाल किया जाता है, जहां सारे रिमोट अपने हाथ में हो वहां तो ये और भी आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माजिद हैदरी साहब काफी बिजी रहते हैं, उनसे वक्त निकलवाया जाता है बहुत कोशिश करके, और कई टेलीविजन नहीं नहीं जनाब, आपके लिए तो मेरा खुद से, आपके इस शो में आने के तो मुझे खुद बड़ा शौक होता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, तो लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आता है। तो मुझे खुद भी बड़ा शौक रहता है कि आपके इसमें आऊं।
बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहरहाल अहमियत देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।